लास्ट क्लास में एक सवाल के साथ छोड़कर गया था आपको, इज अर्थ एन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते किसको हैं। तो मैंने बताया था कि अगर कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब मैंने दो बातें कही थी, या तो बॉडी रेस्ट पर होगा या बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा या वेलोसिटी से भी चल रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बॉडी नॉन इनर्शियल हो जाती है, नॉन इनर्शियल हो जाती है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे रेफरेंस को कहते हैं जहां पर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो का तात्पर्य है कि जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड है, बॉडी जो है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है। अब जरा ध्यान से हम लोग को देखना चाहिए मोशन ऑफ द अर्थ। ये आपका फिक्स्ड एक्सिस है, जिस एक्सिस के चारों तरफ ये हमारी धरती, जिसको हम लोग धरती माता कहते हैं, ये धरती इस एक्सिस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर, वहां जाके बैठो, हाँ, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर नाच रहा है। ये एक फिक्स्ड, एक तो ये अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, एक तो ये इसका एक अपना एक एक्सिस है जिसके चारों तरफ भी घूम रहा है, और ये इसके चारों तरफ इस तरह से भी चारों तरफ चक्कर काट रहा है। मुझे उसके अपने एक्सियल वाले से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, पर मैं जो इसका चारों तरफ जो घूम रहा है इसकी बात करता हूँ। तो ये मान लीजिए घूमते हुए थोड़ी देर के बाद कहीं यहाँ आ जाएगा। अगर ये थोड़ी देर के बाद कहीं यहाँ आ गया है तो इसका क्या बदल गया, यहाँ पर इसका स्पीड भी है, यहाँ पर इसका स्पीड भी है, यहाँ पर भी इसका स्पीड भी है, और यहाँ पर भी इसका स्पीड भी है। तो अगर इसका स्पीड कुछ इस तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो स्पीड मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, स्पीड क्या मान लेता हूँ, कांस्टेंट मान भी लेता हूँ। पर क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। आप कहिएगा कैसे सर, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे नहीं है? वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इवन इफ द मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, इसके पास दोनों चीज होगा ना, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं मान भी लूं कि कांस्टेंट है, पर हर क्षण इस बॉडी का डायरेक्शन तो बदल रहा है, हर क्षण इस बॉडी का डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है। और अगर किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैं कहूंगा ना कि बॉडी किस में है, वेलोसिटी पर है। और अगर कोई बॉडी वेलोसिटी वाली है, मतलब अगर उसमें कोई वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम पीरियड में वेलोसिटी हर क्षण चेंज होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा। और बॉडी के पास अगर एक्सेलरेशन है तो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि द बॉडी इज इन एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, ये कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अभी जस्ट एक बच्ची ने ये कहा कि सर अगर अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं हम उसको, इफ वी से दैट द अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ वैलिड, तो इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड ऑन अर्थ, तो अर्थ के ऊपर ये वैलिड नहीं होगा। तब तो सारा खेला ही गड़बड़ा गया। जिस थ्योरी के बेसिस पर ये न्यूटन्स लॉ और उसको हम लोग अप्लाई कर रहे थे,
वो तो पूरा खेला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या कह रहे हैं कि जब आप किसी बॉडी को इस पर्टिकुलर धरती के ऊपर चेक करते हैं, ये मान लीजिए आपकी धरती है और इस पर किसी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इस धरती पर किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, अब देखा जा रहा है कि ये बॉडी धरती के रिस्पेक्ट पर किस पर है, रेस्ट पर है। विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ये क्या पर है, रेस्ट पर है। तो विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ दिस बॉडी इज एट रेस्ट। तो चूंकि ये बॉडी धरती के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है और हम लोग भी ऑब्जर्वर कहां पर प्रेजेंट है, उसी धरती पर प्रेजेंट है। ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, अर्थ पर रखा हुआ है, और जो ऑब्जर्वर है वो भी कहां पर है, ये भी अर्थ पर है। तो दोनों ही क्या है, आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट पर किस पे हैं, रेस्ट पर हैं। इस वजह से धरती पर खड़े होकर अगर धरती पर किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो मेरे रेस्पेक्ट में वो धरती क्या, वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर आ गया। तो फिर अभी हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा। तो अगर धरती पर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तब तो इसके ऊपर बॉडी रेस्ट पर आ गई, और बॉडी रेस्ट पर आ गई मतलब इनर्शियल फ्रेम हो गया, और इनर्शियल फ्रेम हो गया तो उस पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। न्यूटन्स लॉ उसके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई बाहर से, मतलब मान लीजिए चंद्रमा से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तब ये इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो क्या है, नॉन इनर्शियल। तो अगर धरती पर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और धरती के बाहर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं देन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया? तो ये आंसर आप लिख लीजिए और वहां पर 2 लाइनें जरूर ऐड कर दीजिएगा। इफ द ऑब्जर्वर इज ऑन अर्थ, इफ द ऑब्जर्वर is on earth, that is at rest with respect to earth, then it is inertial frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई भी ऑब्जर्वर जो कि धरती पर है और धरती के रेस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट पर है, तो फिर हम इसको क्या मानेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा है, चंद्रमा पर से देख रहा है, तो फिर हम इसे क्या मानेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको इस ऑर्बिट पर रोटेट करता हुआ तभी ना हम देख सकते हैं जब हम अर्थ के बाहर कहीं पर प्रेजेंट होंगे। हम चांद पर प्रेजेंट है तब ना हम उसको ऐसा देख सकते हैं। जब हम इसी धरती पर प्रेजेंट है तो हम इसको कहां से देख पाएंगे, इसके एक्सिस पर रोटेट करते हुए देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर, आर्गुमेंट क्लियर है? तो लास्ट क्लास जो हमने जाते वक्त आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको होप की मिल गया। अब हेडिंग डालिए, जो आज का हेडिंग था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसमें भी पहला टॉपिक है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस की सिंपल सी परिभाषा है, ये आप कोई पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड by the body to move from one point to another, one point to another in an interval of time, in an interval of टाइम। तो द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, मान लीजिए कोई बॉडी ए पर रखी हुई है, ये ए से ऐसे बी पर गई, बी से ऐसे सी पर गई, सी से फिर डी पर गई, डी से फिर कहीं ई चली गई।
तो यहाँ मान लीजिए 10 किलोमीटर चला या 10 मीटर चला, फिर इधर 5 मीटर चला, फिर इधर 10 मीटर चला, और यहाँ कहीं पर ये मान लीजिए 20 मीटर चला। तो जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है वो किसके बराबर है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, दैट इज 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर। और जब आप इन सब को जोड़िएगा तो मेरे ख्याल से 45 मीटर्स आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो एक्चुअल पाथ, जो रियल पाथ है, जिस पाथ पर एक्चुअली आप चलकर वहां तक गए हैं, उसकी टोटल लेंथ को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? डिस्टेंस बन जाता है। डिस्टेंस और द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो जो लिखवाए हैं इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, तो लिख लिया ये सब। बढ़े आगे। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अब इसके दो यूनिट होंगे, एक ऐसा यूनिट, ये तो मीटर है, कई बार हम लोग CGS यूनिट यूज करते हैं, दैट इज सेंटीमीटर। फिर उसमें भी ऐसा यूनिट में भी कई बार हम लोग किलोमीटर भी ले लेते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लेना हो। इसके बाद सेकंड इसकी एक खास बात है कि डिस्टेंस कैन बी ये या तो जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी जीरो और पॉजिटिव, या तो जीरो हो सकता है नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है। किसी भी कीमत पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। इससे सहमत है कि नहीं है? या तो आप नहीं चलिएगा या चलिएगा, नेगेटिव ये किसी कीमत पर नहीं होगा। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। डन। कोई डाउट है तो पूछिए। डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है। जब बॉडी चला ही नहीं, जीरो कब होगी? व्हेन बॉडी हैज नॉट मूव्ड एट ऑल, तो इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। और अगर बॉडी मूव करेगी तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी बॉडी जीरो कब होती है? डिस्टेंस जीरो होता है जब बॉडी मूव किया ही ना हो। डन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेरी गुड। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between initial and final position, initial and final position, final position। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे होता है? बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो स्ट्रेट लाइन से इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक और बात हम पिछले वाली स्लाइड में ऐड करना भूल गए, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है
तो एक और वर्ड ऐड कर दीजिए, डिस्टेंसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और subtracted, can be added or subtracted algebraically. algebraical मतलब 2 + 2 4, ये डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसे हमने 10 + 2 + 4 नहीं, सबको जोड़ दिए, तो इस तरह से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब आप इसको डिस्टेंस कहिए या पाथ लेंथ कहिए, एक ही बात है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चला है, बी को गया, बी से फिर ये यहां आ गया, सी को आ गया। यह 4 मीटर है, यह टोटल 7 मीटर था। इसमें ये भी जो है ए बी सी, इसको सी मान के इसको डी मान लीजिए, और ये 4 मीटर दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि बताओ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो आप इन दोनों को क्या कीजिए, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। अब ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो ये डिस्टेंस तो तभी निकलेगा जब आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिएगा। ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आप एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। ये पूरा 7 है, ये इधर से 4 आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा। पाइथागोरस ट्रिपलेट AD = होगा √B² प्लस P² √ बेस हो गया यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ 4 का स्क्वायर √9 + 16 दैट इज √25। तो जो AD डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। AD कितना आ गया, 5 मीटर। पर वेक्टर जो है वो कैसा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी mod x किसके बराबर हो गया, 5 मीटर के बराबर। लेकिन आपको इसका डिस्टेंस भी निकालना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम लोग बोर्ड पर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये अगर आपका एक्सियल लाइन है, इसको हमेशा आप नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं। ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट होता है। ये 4 डायरेक्शन तो बहुत ही सरल हैं। इसके अलावा इस बीच का अगर कोई डायरेक्शन है तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इस बीच का अगर कुछ होगा तो इसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। इस बीच का अगर कुछ होगा तो इसे हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, और इस बीच का अगर कुछ होगा तो इसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो ये 4 और एक्स्ट्रा डायरेक्शन होते हैं। अब अपने पुराने केस में आप जाइए तो आपको दिखाई देगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये एक डायरेक्शन आ रहा है। तो ये डायरेक्शन अगर ये 90 है तो अप्रॉक्सीमेटली ये डायरेक्शन एग्जैक्टली तो 45 डिग्री पर नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में है। तो आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो चूंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको खाली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको आपको विथ डायरेक्शन लिखना होगा। ये डायरेक्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ पॉइंट डाल के बातें लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक
वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ डायरेक्शन भी है, पहली बात। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट चूंकि अब वेक्टर है तो इट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। या पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और इसका यूनिट भी सेम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी डिस्टेंस के यूनिट के समान ही होता है। और इसका यूनिट जो होगा वो मीटर, एसआई यूनिट है तो मीटर, और अगर सीजीएस है तो सेंटीमीटर। और अगर कोई बड़ा यूनिट हुआ तो आप कह सकते हैं क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, किलोमीटर भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में लगभग जो भी जानकारी आपको मिलना चाहिए था वो मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन लिखिए, राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ये आपका घर काम है। राइट 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना है। कोई दिक्कत, लिख लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो डेफिनेशन ही हो गया कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको आप वेक्टोरियली ऐड कर, इसको आप डिस्प्लेसमेंट को वेक्टोरियली ऐड करते हैं और इसको एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। इसका एक एग्जांपल दे दिए, उसका एक एग्जांपल दे दिए। मान लीजिए यहाँ से कोई दिल्ली जाता है तो अगर एरोप्लेन से गया तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन बाई रोड गया तो डिस्टेंस है। इसीलिए एरोप्लेन जल्दी पहुंचाता है। यहाँ से बैंगलोर अगर आप बाई कार जाएंगे तो आपको हो सकता है 2 दिन लग जाए, लेकिन या उससे ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन अगर आप बाई प्लेन जाते हैं 2-2.5 घंटे में आपको बैंगलोर उतार देता है। तो वो चूंकि क्या कर रहा है, हवाई यात्रा कर रहा है। हवाई यात्रा कर रहा है मतलब डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को सीधा रास्ता ट्रैवल करता है। वेरएस जब आप बाई कार जाते हैं तो रोड से जाते हैं और रोड जो है वो घुमावदार है, जैसे ऐसा शहर आया उस तरह रोड घूम के जाता है। तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये एक बात और यहाँ पर मैं लिखना भूल गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लास्ट एक और पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी एडेड वेक्टोरियली, it can be added or subtracted, added or subtracted vectorially। ये वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जा सकता है। डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बॉडी ए से चलना स्टार्ट किया, ये बी को गया, यहाँ से फिर सी को गया, और जिस रास्ते गया है ये यहाँ से एक टर्न लिया है और फिर यहाँ से यहाँ डी को चला गया है। ये डी को चला गया है सेम पाथ पर हमें चूंकि दिखाना है तो हम तो एक ही पाथ पर नहीं दिखा पा रहे, तो ये थोड़ा सा नीचे बना दिए। यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है, बल्कि ये 25 मीटर है। आपसे कह रहा फाइंड दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फाइंड दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो मेरे ख्याल से जैसा गुनगुनाहट की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, सबका आंसर आ गया। तो आंसर इसका बहुत ही सरल था, डिस्टेंस
इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ का सम कर दीजिए 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 25 मीटर, तो आपका ये आंसर कितना आ गया 45 मीटर आ गया। डिस्टेंस को सिंपली ऐड करते हैं, वेराज जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी ये जो दूरी है इसी को हम लोग को निकालना है। तो यहाँ 10 है और यहाँ से यहाँ 25 है, तो ये ऑब्वियसली ये वाला क्या होना चाहिए 5 मीटर होना चाहिए, होगा ना। तो इसका मतलब 5 मीटर, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन इधर जा रहा है, यानी इन विच डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन। तो इस प्रकार से काफ़ी सरल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। कोई डाउट है इस तरह के सवाल में? नहीं। अगला सवाल, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, रिलेटिवली अच्छा सवाल है। एन एथलीट runs on a circular path of radius 7 meter from point A to point C as shown। ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पर ये A पॉइंट से ओ C पॉइंट तक ट्रैवल किया है as shown। Find the distance of athlete after completing 2 circle, after completing 2 complete round। Also find its displacement, also find its displacement। चलिए, इस सवाल में कोई ऐसा आवाज़ नहीं आया तो थोड़ा मन में लग रहा है कि नहीं बना क्या। सॉल्व कीजिए। अच्छा, ये हमने बताना भूल गया कि ये ऐसे चला है क्लॉकवाइज। जो मूवमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। मानी चला कैसे है, इस प्रकार से चला है, यहां से यहां ऐसे इस प्रकार से चला है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है। बताइए क्या होगा आंसर। पहले डिस्टेंस का बताइए और फिर डिस्प्लेसमेंट का। क्या आ रहा है डिस्टेंस 81। हाँ, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। हाँ, तो टू पाई आर इंटू 2 आंसर आ रहा है। नहीं, बॉडी ए से सी गई है। बॉडी जब ए से सी गया है आफ्टर कंप्लीटिंग 2 राउंड्स, 2 राउंड लगा के तीसरा बार में ए से सी पहुंच गया है। लिखा हुआ है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और तीसरा बार में ए से सी गया है। हाँ हाँ हाँ, 95। अरे ऐसे क्या मैंने मुजरा है क्या, जुआ सट्टा लगा रहे हो। 88, 95, 21। अरे सट्टा लगा रहा है।
आंसर बताना है तो तू ऐसा लग रहा है नहीं 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 44 88 नहीं, तब उसका मैं बोलूंगा 88 1 88 2 था। अजब हाल है। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो आप लिखिएगा 2 × 2 पाई आर प्लस 3/4 ऑफ 2 पाई आर। लिखेंगे क्या? 2 × 22/7 × 7 प्लस 3/4 × 2 × 22/7 × 7। 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, ये हो गया 88 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 33 और 88 प्लस 33 8 3 11 का एक हाथ में बचा है, 8 3 11 1 12 121 मीटर विल बी योर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू 121 मीटर। क्यों? क्योंकि भाई पहला राउंड पूरा लगाया तो एक बार पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, फिर एक बार और 2 पाई आर, और उसके बाद वो 3/4 सर्कल कवर किया है। पूरा सर्कल अगर 4 भाग में डिवाइडेड है तो 3 पार्ट कवर किया, तो 3/4 ऑफ 2 पाई आर जो 33 आएगा। तो 33 प्लस 88 इज इक्वल टू 121। इतना उसने डिस्प्लेसमेंट किया है। कोई डाउट है तो पूछिए। तो डिस्प्लेसमेंट में तो कोई विशेष डाउट नहीं है। अब आपका अगला काम क्या है? डिस्टेंस में कोई डाउट नहीं है। अब आपका अगला काम क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डायग्राम आपके सामने है, बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? और जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन वो भी बताइए कमेंट करके कि कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। आप लोग भी अपना आंसर दीजिए कमेंट करके, क्या आंसर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का? आप लोग तो नहीं है दे पा रहे हैं। हाँ, 33 इज द करेक्ट आंसर। 33 सही है। क्या है डिस्प्लेसमेंट? आपका क्या आया? ठीक है, उनका 33 आया, आपका क्या आया वो बताइए। सेम 33, करेक्ट। 2 लोगों का 33 आया, वेरी गुड। हाँ, आपका क्या आया? 33। क्या है स्नेहा जी? 33 11। हेमा जी आपका क्या आया? हाँ, आपका क्या आया? 11। ये ठीक बढ़ रही थी लेकिन फिर लगता है कॉन्फिडेंस कुछ खो गई बीच में। आंसर रूट में आएगा। हाँ, वेरी गुड। 7√2 इज द करेक्ट आंसर। 1133 7√2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, मैंने एकदम क्लियरली कहा हुआ है कि जब कभी भी कोई बॉडी किसी भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करती है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या देखना है? स्ट्रेट लाइन। ये है आपका सेंटर, यहां से एक बनाइए ट्रायंगल, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। ए बी इज इक्वल टू √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू √49 प्लस 49 इज इक्वल टू √98 एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 7√2 मीटर। तो ए से बी की दूरी जो है वो क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या आ गया? 7√2 मीटर आ गया। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही ना है इनिशियल और फाइनल से। अब रह गया डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है।
इनिशियल और फाइनल के बीच का यही है, तो ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन इज कौन सा है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट। नहीं आया समझ में? 11 क्या सोच के बोला था हीरो? शॉर्टेस्ट पाथ मतलब इस साइड से छोटा देख लिया। हा। और 33 आप कैसे सोच रहे थे? नहीं तो तुम पहले 33 इधर से सोच रहे थे। अच्छा। आप क्यों रुक गए? ट्रायंगल बना के रुक क्यों गए? आप क्यों नहीं आंसर दिए? नहीं वो तो आप बोले, पर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थे? यही आंसर होगा। तो कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया। खैर, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी सवाल से रिलेटेड एक और सवाल है, चलिए कीजिए। क्वेश्चन है, सेम एथलीट है, द एथलीट running on a circular path। क्या बोले? कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है? नो एथलीट लिखा हुआ है। रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ट्रैवल्स from point A to point B, point A to point B। point B क्या है? exactly opposite to point A। after completing find the distance and displacement after completing one round। R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 7 मीटर दिया हुआ है। R इज 7 मीटर दिया हुआ है। सॉल्व कीजिए। R 7 मीटर दिया है, आंसर पूछ रहा है क्या होगा? आंसर इसका बहुत ही सरल, एक सर्कुलर पाथ है, ए से मान लीजिए चला है, तो कह रहा है एग्जैक्टली कहाँ? एक अपोजिट पॉइंट, यानी उसका जो डायमीटर है उसके एग्जैक्टली अपोजिट। और इसका रेडियस कितना है? रेडियस कितना दिया हुआ है? ये सेंटर से अगर एक मान ले तो ये 7 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक राउंड, हाँ 66 और ये आएगा 14 मीटर। आया क्या? पर 14 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। अगर ये हम अजम्पशन ले रहे हैं कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, और ये पॉइंट क्या है? ए है। आप अगर कहीं और लेते, मान लीजिए आपने ए, क्योंकि उसने बताया नहीं ना कि कहां पर,
तो आप अगर यहाँ ए लेते तो इधर होता, यहाँ ए लेते तो उधर होता, यहाँ ए लेते, आप जहाँ ए लेंगे उसके एग्जैक्टली अपोजिट। पर मैंने चूंकि अपने सवाल में ए को कहाँ ले रखा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिया है, तो उस हिसाब से आंसर मेरा क्या आएगा, नीचे आएगा। कोई डाउट? अगला सवाल, अगला सवाल, ये वाला सवाल देखें कितने लोग निकाल पाते हैं। An ant is moving inside a cube. An ant is moving inside a cube from one corner to another. The side length of cube is a unit. Find the distance and displacement of ant, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा। सॉल्व कीजिए। पहले तो उसने सवाल क्या पूछा है वो समझ में आना चाहिए। ये क्यूब है, जिस क्यूब में चींटी है, और चींटी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, एक एंड से अपोजिट एंड को ट्रैवल कर रही है। तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है चींटी का। तो ये पहला काम तो ये होना चाहिए कि भाई हम पहले क्यूब बना लें, तब ना उस चींटी को डिस्प्लेस करवाएंगे। तो ये आपका क्यूब बन गया, ये क्यूब है, जिस क्यूब में वो चींटी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अब इस क्यूब में चींटी एक कोने से दूसरे कोने को गई है। मान लीजिए इस कोने में चींटी ए प्रेजेंट है, तो एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर यहां गई है, ए टू बी। आपसे कह रहा बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अबे चींटी क्या हवा में उड़ के जाएगी कि चल चल के जाएगी? दोनों का सेम आ जाएगा। चींटी उस कोना से उस कोना कैसे उड़ के जाएगी कि चलिए के जाएगी? अरे बेहुदा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तुम कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट माने अपोजिट कॉर्नर, तो चींटी उड़ के जाएगी यहां से कि चलिए के जाएगी? भाई चल के ना जाएगी। तो जब चींटी चलेगी और हम चाहते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ पर चले, तो कैसे चलेगी चींटी? चींटी अगर शॉर्टेस्ट पाथ में चलेगी तो पहले यहां से यहां गई होगी, और फिर यहां से कैसे चल गई होगी? ऊपर चढ़ गई होगी। इसको मैं सी मान लेता हूं। तो डिस्टेंस क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा √2a प्लस a यूनिट। ये आपका डिस्टेंस निकलेगा। कोई डाउट है तो पूछिए। ये नीचे वाला एक स्क्वायर है ना, और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2a, और ये साइड है तो ये क्या होगा? a होगा। तो ये a और ये √2a, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? √2a प्लस a। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द
शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या डायगोनल ऑफ द क्यूब है, और डायगोनल ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, √3a के बराबर। तो डायगोनल ऑफ द क्यूब है √3a, और डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन क्या है, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये सब एक अच्छा सवाल है जो पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में कि डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। इसी में कभी कभी वैल्यू दे देता है, ए का वैल्यू 7 मीटर दे दिया, तो फिर आप वैल्यू पुट करके फिर भी आंसर निकाल सकते थे। इस प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो। Got it? डिस्टेंस क्या है, दी एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? अब जो अगला हेडिंग है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज की क्लास यहीं तक रखें, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी विल टेक अनदर 1 आवर, वो 1 घंटा फिर लग जाना है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आपका काम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल आपके दिनेश की बुक में या नूतन की किताब में या जो भी बुक आप XYZ फॉलो करते हैं उसमें अगर दिया गया है, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं अब आप आसानी से कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी कि भाई कौन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ये इसका यूनिट क्या होगा, सारे तमाम न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।